हेलो एवरी स्टूडेंट। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, लेक्चर नंबर 18। पिछले क्लास आपको हम गॉस लॉ का प्रूविंग बताए थे। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसके पीछे जिस भी चैप्टर का आवश्यकता पड़ता है वो सबसे पहले आपको क्लियर रहना चाहिए। यदि आपको क्लियर नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले बीच में कोई भी लेक्चर आपको नहीं देखना है, जिस लेक्चर का जहां से शुरुआत होता है, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पीछे के लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगा। यदि आप चाहिएगा कि हम बीच से ही पढ़ के निकल जाएं और हमको समझ में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो यहां पर आपको अब गॉस लॉ क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। गॉस लॉ का प्रूफिंग में हम क्या क्या बताए थे वो आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में तीन एप्लीकेशन है, जिसमें एक इनफाइनाइट वायर चार्ज वायर के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी डिस्टेंस पर, दूसरा इनफाइनाइट सीट के कारण, और तीसरा स्फीयर होलो स्फीयर में इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सरफेस। आज हम प्रयास करते हैं कि दो एप्लीकेशन हो जाए, एक इनफाइनाइट वायर के कारण और एक सीट के कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्फीयर के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसका ग्राफ की बात करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 18 में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एप्लीकेशन में 1 नंबर है यूजिंग गॉस लॉ डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। अगर जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी समझ सकते हैं। ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज थिन कंडक्टर। थिन कंडक्टर है माने बहुत पतला एक कंडक्टर है जो कैसा है तो चार्ज है, और उसमें भी कैसा है तो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान है, कहीं चार्ज ज्यादा नहीं है कहीं चार्ज कम नहीं है। तो उसके कारण हमको क्या निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉस का दो तीन फॉर्मूला मेरे सामने है। जैसे एक हम बताए थे आपको फाई इक्वल टू, एक किसको दिखाता था क्लोज को, क्लोज माने सरफेस क्लोज एस ई डॉट डी एस बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फ्लक्स तो हमको दिया हुआ है नहीं, तो हम इस चीज को हटा करके और हम शुरू करेंगे इस फार्मूला का, यहां से यहां तक। अब इस फार्मूला में फिर ध्यान से देखिए, क्योंकि इस फार्मूला में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस फार्मूला में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस फार्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे है तो ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो फिर हमको ये सोल्व करना होगा, और जब इसको सोल्व करना होगा तो पिछले क्लास बात किए थे हम लेक्चर नंबर 17 में कि देखिए, जब तक ये कांस्टेंट नहीं होगा तब तक ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। आखिर लिखेंगे ना ई इक्वल टू इतना। तो हमको सबसे पहले एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ये किस पर लागू होता है, एस मतलब सरफेस और ये क्या क्लोज। तो सबसे पहले तो हमको एक क्लोज सरफेस चाहिए, सबसे पहले क्लोज सरफेस चाहिए, और क्लोज सरफेस में भी ऐसा सरफेस हो गॉसियन सरफेस। याद करिए, गॉसियन सरफेस की हम बात क्या किए थे, गॉसियन सरफेस दोज सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ऐसे भी सरफेस बोल ही दिए तो एवरी पॉइंट नहीं भी बोलेंगे तो काम चलेगा। तो यहां से ये इंटीग्रेट करेंगे चार्ज, ये कौन सा चार्ज लेंगे तो जो क्लोज सरफेस के अंदर होगा। तो अब इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पर जरूरत पड़ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इन्फिनाइटली लॉन्ग है चूंकि लेंथ है। तो यदि आपको पता होगा चार्ज वाला चैप्टर में, तो तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये हम वीडियो में नहीं पढ़ाए हैं, बैच में पढ़ाए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब केवल लाइन पर चार्ज हो, दूसरा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब केवल सरफेस पर हो, तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब वॉल्यूम पर हो, ये वॉल्यूम पर चारों तरफ। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम आपको चर्चा किए थे बैच में कि मान लिया जाए स्टूडेंट को ही बैच में बैठाना है,
तो या मान लिया जाए कोई लाइन लगाना, तो लाइन में मान लो हर स्टूडेंट एक लाइन में खड़ा हो गया, तो ये लाइन में खड़ा होगी। दूसरा बोलेगा नहीं, उसको दूसरे ढंग से खड़ा करिए, लेंथ में भी और ब्रेथ में भी, लंबाई में भी चौड़ाई में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, एरिया हो गया। या कोई पूरा बिल्डिंग में क्लास चल रहा है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट में भी स्टूडेंट बैठ रहा है, तो बैठाने का तीन क्रिया है। उसी तरह से तीन प्रकार से चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट केवल लेंथ पर हो, सेकेंड लेंथ और ब्रेथ दोनों पर हो, थर्ड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों पर हो। तो इसको, इसके लिए सिंबल दिए थे, इसको बोले थे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और नाम दिए थे लेमडा। लेमडा बराबर था क्यू बाई एल, और एक यूज किए थे लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एल, मतलब छोटा सा लेंथ। इसके लिए यूज किए थे सिग्मा। ध्यान से देखिएगा, तीनों का जरूरत पड़ेगा, इसलिए तीन को ध्यान से देख लेना है। जब लेंथ हो तो लेमडा, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिफिनेशन समझिए, लेंथ पर यूनिट चार्ज, a charge per unit length that is called linear charge density। जैसे था ना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो लेंथ ए चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लेमडा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ। इसके लिए यूज किए थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, घनत्व। ये था सिग्मा से डिनोट किया था, याद रखिएगा। इसको लिए कोई लॉजिक, बस लेमडा तो लेमडा से आपको दिखाना है, सिग्मा, सिग्मा क्या हो जाएगा, तो चार्ज बाई एरिया, इसको लिख सकते हैं सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी ए। यहां से हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम लोग यूज करते हैं रो का, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये लेमडा, भूल जाइएगा तो रिपीट करिएगा वीडियो को। लेमडा सिग्मा रो, रो इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको लिख सकते हैं स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल वॉल्यूम। ये अभी हमको जरूरत पड़ेगा इसका, उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन में जरूरत पड़ेगा इसका, उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन में इसी का जरूरत पड़ेगा, लेकिन एक थोड़ा हाइयर है, उसमें हमको वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों फार्मूला को आप ध्यान से देख लिए होंगे और अपना कॉपी में नोट कर लिए होंगे, क्योंकि आगे समझने के लिए आपको ये फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगा। इस फार्मूला को बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी समझते होंगे, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर है चार्ज बाय लेंथ, क्योंकि वहां मास बाय वॉल्यूम, यहाँ चार्ज कितना है लेंथ पर, यहाँ पर है चार्ज बाय एरिया, क्योंकि इसमें एरिया होता है और इसमें वॉल्यूम होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इसमें चार्ज कितना है पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उस तरह से हम बोल सकते हैं पीछे लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एरिया मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर मास पर यूनिट एरिया। उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, तो चार्ज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला का। इस फार्मूला को हम किनारे लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। यहां से देख लीजिए क्या है ये, लेमडा इक्वल टू टी क्यू बाई, दोनों लिख लेते हैं, दोनों में से जिसका जरूरत पड़ेगा। लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल और डी क्यू बाई डी एल, याद रखिएगा। लेमडा बराबर डी क्यू बाई, जब चार्ज बदलेगा, जब चार्ज चेंज करेगा तब ये लेंगे, तो यहाँ पर तो यूनिफॉर्म चार्ज है, तो जब यूनिफॉर्म चार्ज है तो ये लेने का आवश्यकता नहीं है। ये कब लेते हैं, याद रखिएगा, जब चार्ज में वेरिएबल हो या कोई भी चीज वेरी करे तब ये लेते हैं। जब यूनिफॉर्म है तो लेने की आवश्यकता नहीं है, तभी हमको फार्मूला जरूरत पड़ेगा इसका। तो हमें उम्मीद करते हैं कि ध्यान से देख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ये हो गया लेमडा क्यू बाई एल। अब हमको फार्मूला में क्या था, निकालना किसका, तो इन्फिनाइट वायर है। चलिए हम एक वायर लेते हैं, इन्फिनाइट वायर का लेंथ ले लेते हैं।
एक वायर है, ये इन्फिनाइट है, मतलब ये जा रहा है ऊपर, ये वायर है चल गया नीचे, इन्फिनाइट है मतलब इसका कोई लेंथ नहीं है, जा रहा है से जा रहा है ऊपर। इस पर चार्ज मान लेते हैं, देखिए निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी में इस तरह से निगेटिव लेते हैं तो जैसे लगता है कि इसमें वाटर भरा हुआ है, तो इसलिए हम अक्सर प्रयास करते हैं कि चार्ज को पॉजिटिव लिखे ताकि दिखाई दे। ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, सब पॉजिटिव चार्ज है। ये एक कैसा चार्ज है, तो यूनिफॉर्म चार्ज है, मतलब सबका डिस्टेंस सेम है, स्टेट माने सीधा है। अब देखिए यहाँ पर गॉस लॉ से द्वारा हमको निकालना है, किसका यूज करना है, तो यूजिंग गॉस लॉ। अभी गॉस लॉ आप जानते हैं कि किसके लिए अप्लाई होता है, जब सरफेस क्या होता है, क्लोज होता है। सरफेस जब क्लोज होगा तभी हम गॉस लॉ अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे यहां से देखिए E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब चार्ज तो हर जगह यूनिफॉर्म है तो अमाउंट सेम है, के कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो यहां से डिस्टेंस ये आर अगर जो हम इस तरह से एक लाइन खींच दें, तो इसका डिस्टेंस यहां से यहां आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो देखिए आर भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर जो हम इधर भी डिस्टेंस आर ले लें ऐसे ऐसे करके, तो ये भी डिस्टेंस आर, तो जब दोनों तरफ आर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने का चांस है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। ये इनफाइनाइट वायर है जिससे हम ये तो हो गया कि इधर भी इस साइड भी डिस्टेंस आर, ये साइड भी डिस्टेंस आर। चलिए ये भी दिखाते हैं कि ये रेडियस क्या है, यहां से यहां आर है। बट अभी तक ये क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि गॉस लॉ हमेशा लागू होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, मतलब जो चार्ज हम लोग लेंगे वो इनक्लोज रहना चाहिए। तो इनक्लोज करने के लिए करते क्या, इसको हम इस तरह से कर देते हैं। अब ये क्या हुआ, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। तो अब यहां से देखिए ये डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे। ये सबसे पहले तो इससे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इस तरह से कितना ई निकल जाएगा। तो क्या आप जानते हैं कि कोई भी चार्ज होता है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर निकलता है। तो ये तो वायर है, तो वायर से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलेगा। ये छोटा सा एरिया एक पॉइंट यहाँ पी ले लिया, और ये छोटा सा एरिया का जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में ds, और इसी को हम लोग बोलेंगे एरिया एलिमेंट। सब डिफिनेशन लिखवा दिए हैं एरिया एलिमेंट। ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, इसका लेंथ, ये लेंथ आर, ये हो गया गॉसियन सरफेस। जो सरफेस क्लोज होता है, जहां हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो हम इसी चीज को बात करते हैं। जैसे ये देखिए इनफाइनाइट वायर है, अब ये जो इनफाइनाइट वायर है, इस वायर में क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये इनफाइनाइट वायर है, ऊपर तक एकदम जा रहा है, एकदम सेम चार्ज है। तो निश्चित है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट और इन ऑन नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इधर निकलेगा, इस डायरेक्शन में इधर निकलेगा, इस डायरेक्शन, लेकिन ये सरफेस से देखिए किस डायरेक्शन निकलेगा, एकदम सेम निकलेगा। यहाँ देखिए ये सरफेस से इस डायरेक्शन में निकलेगा, ये निकल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला किससे, तो पॉजिटिव चार्ज से। ये आर तो रेडियस है, लेकिन उसी में हम दिखा दिए आपको, यहाँ से यहाँ रेडियस आर है, ये रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ ये रेडियस आर है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो देखिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इससे इधर निकला, इससे इधर निकला, इससे इधर निकला, इससे इधर निकला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब चूंकि ये सरफेस है तो सरफेस यहाँ पर
जो सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस 3 है, तो एक सरफेस को यहां मान लेते हैं S1, ये सरफेस को मान लेते हैं, ये सरफेस को मान लेते हैं S2, और ये जो सरफेस है, ये जो राउंड वाला सरफेस है, इसको मान लेते हैं S3। तो दिमाग लगाइए, इसका जो सरफेस एरिया होगा, डायरेक्शन होगा एरिया का, ये हो जाएगा DS1, इसको बोल सकते हैं इस एरिया को DS2, और ये सरफेस एरिया को नाम दे दिए DS3। अगर जो ये आपको उड़ रहा है ऊपर से, तो इसको समझने का प्रयास करिए। मान लिया जाए कि ये आपका इन्फिनाइट वायर है, ध्यान से देखिएगा, इस देखिए जब हम बोलेंगे तो मेरा ये फिगर देखिएगा और इससे जरूर मिलाइएगा, हम इसको जगह बना के रखे हुए हैं, यहां मिलाइएगा और यहां मिलाइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये वायर है तो ये वायर है। अब हम बात करते हैं, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम निर्माण किए, बनाए, फॉर्मेशन किए। सिलिंड्रिकल क्यों किए? क्योंकि हर जगह पर डिस्टेंस सेम है। जैसे देखिए ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, जिसमें हम क्या किए, तो ये देखिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अगर जो आप इसको ध्यान से देखिए तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से ये डिस्टेंस सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, क्योंकि इसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस है तो रेडियस सेम है। आप सब लोग देख रहे होंगे, ऐसे करके जैसे बोलेगा दिखा सकते हैं। यहां से भी देखिए, ये यहां से यहाँ रेडियस, ये रेडियस, चारों तरफ देखिए, यहां से भी रेडियस, हर जगह डिस्टेंस क्या है, सेम है। हर जगह डिस्टेंस सेम रहने से हमको फायदा क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा, जो कि E बराबर होता है KQ/R²। अभी आपको हम लिख के दिखाए थे कि E इक्वल टू होता है KQ/R²। अब चार्ज तो हर जगह सेम है, K कांस्टेंट है, तो रेडियस हर जगह सेम होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर जो हम यहां से बात करते हैं तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये तो हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलेगा, यहां से इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा। तो जैसे इससे ये मान लीजिए पेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकला, 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 इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकला। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसका तो सरफेस कर्व है। और चर्चा की थी कि जब सरफेस कर्व होगा तो आप एस न लेकर के DS लीजिएगा, क्योंकि जो मुड़ा हुआ सरफेस रहता है, कर्व सरफेस है, उसका हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे देखिए, जब ये चार्ज क्या है आपका, वायर का अगर जो हर जगह एरिया चेंज हो रहा है, ये देखिए इधर से इधर निकल रहा है, तो इस गॉसियन सरफेस में भी इसका एरिया का डायरेक्शन इधर हो गया, 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 इसका एरिया का डायरेक्शन इधर, इसका एरिया का डायरेक्शन इधर, इसका एरिया का डायरेक्शन इधर। इसका मतलब चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यहां से देखिए चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान से देखिए, हम इसकी बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक छोटा सा हम टोटल सरफेस को मान लिए, कितना है ये सरफेस को क्या माने हैं, S3। तो चलिए ये सरफेस को हम ले लिए S3। देखिए ये सरफेस को क्या मान लिए, S3। अब S3 जो सरफेस है, ये S3 जो सरफेस है, इस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिए, कितना, तो इस एरिया को मान लिया DS3, इस एरिया को मान लिए DS3। आप ध्यान से देख सकते हैं टोटल एरिया है S3, छोटा सा एरिया को क्या माने, ये देखिए हल्का सा इसको हम क्या कर रहे हैं, तो ब्लैक कर रहे हैं, ये छोटा सा एरिया क्या माने, तो DS, ये छोटा सा एरिया है DS3। इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये देखिए इसका डायरेक्शन सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, गॉस लॉ का फर्स्ट लेक्चर पढ़िए आप, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, देखिए एकदम सेम मिलाइए इस फिगर को, ये है S3, ये पेन जो है वो कहां से निकल रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और एरिया का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, एरिया का भी डायरेक्शन सेम है। आप देख सकते हैं यहां से, ये है S3, ये है S3, ये सरफेस कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस को माने हैं S3। इसमें ये पेन जो है, इसको आपको क्या समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया भी यही है, तो इसका मतलब एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। किसके किसके बीच में, E
और DS3 के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा, तो फिर से देखिए, ये है टोटल S3 सरफेस, राउंड सरफेस को मान लिए S3, इसका टोटल स्मॉल एरिया एलिमेंट को मान लिए DS3। देखिए यहाँ क्या माने हैं, DS3। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पेन निकल रहा है, ये देखिए ध्यान से, अगर जो दिखाई दे रहा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, रेड से, और एरिया का भी डायरेक्शन सेम है। जब दोनों डायरेक्शन सेम रहेगा तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। अब बात करते हैं S1 का। अगर जो हम यहाँ पर एरिया की बात करते हैं तो एक छोटा सा एरिया ले लिए S1, ध्यान से देखिएगा, ये इसको रख देते हैं ऊपर से। चलिए अब जरा ध्यान से मिलाइएगा फिगर से। निश्चित हम क्या बोल चुके हैं कि ये वाला मेरा फिगर और ये फिगर दोनों मिलाते जाइएगा। ये है एरिया का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और यही है एरिया का डायरेक्शन। इसको क्या मान है, S3। ऊपर वाला क्या मान है, S1। तो देखिए इस एरिया को मान लेते हैं, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, ये एरिया S1, ये एरिया क्या है, S1 है। अब ये एरिया S1 है, ये नीचे का एरिया, ये नीचे का एरिया है S2। नीचे का एरिया, ये नीचे का एरिया S2। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये एरिया S1 है तो इस पर एक छोटा सा एरिया DS1 लेते हैं, छोटा सा एरिया, तो इसका डायरेक्शन ऊपर, देखिए इसका डायरेक्शन ऊपर है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है सीधा, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है सीधा, ध्यान से देखिएगा। तो अब एक बार पुनः बोलते हैं, ये है पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट लेंथ, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला पेन के रूप में, देखिए अंदर से टच करके निकल रहा है बाहर, इसका एरिया का भी डायरेक्शन बाहर, तो यहां से तो हो जाएगा आपका क्या, 0 डिग्री। बट यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इस चार्ज से, इससे तो निकला बाहर, ये ऐसे करके ऐसे निकला, लेकिन इसका एरिया ऊपर है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला, बट यहाँ एरिया ऊपर है, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। देख सकते हैं फिर से फिगर द्वारा, देखिए ये देखिए, ये एरिया मिलाते हैं इसी को, ये देखिए इसका एरिया क्या है, ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा ऐसे निकलेगा, ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इस तरह से निकला, और एरिया हो गया ऊपर, और ये नीचे वाला का देखिए एरिया क्या हो गया, नीचे। ये देखिए इसका सबसे पहले बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, बट इसका एरिया का डायरेक्शन सेम है, इसका एरिया का डायरेक्शन ऊपर है और इसका एरिया का डायरेक्शन नीचे है। इसका मतलब हो गया कि यहां पर भी एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। लाइन को समझिएगा, इस एरिया जो कर्व से 3 सरफेस हो गया, आप समझ में आ गया होगा, एक सरफेस ये, एक सरफेस, ठीक है, दूसरा सरफेस नीचे, और तीसरा सरफेस ये राउंड वाला, ठीक है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पर 3 सरफेस के द्वारा ये सरफेस क्लोज हो गया, ये अभी तक सरफेस ये ओपन है, ये देखिए यहाँ से हवा इन करता है, लेकिन जैसे हम इसको ऐसे करके लगा दिए तो अब ये क्या हुआ, पूरी तरह से गॉस लॉ अप्लाई हो सकता है। इसलिए अप्लाई हो सकता है कि गॉस लॉ में बोला गया था कि अगर जो हवा भी भर दे सरफेस के अंदर तो निकलना नहीं चाहिए। तो आप कहिएगा सर यहाँ से निकल रहा होगा, मान लेते हैं कि चारों तरफ से ये पैक है, तो इसमें 3 सरफेस है, एक कर्व सरफेस, एक नीचे का सरफेस, एक ऊपर का सरफेस। ये कर्व सरफेस में ई और डीएस का डायरेक्शन सेम है, ऊपर के सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बट एरिया का डायरेक्शन ऊपर है 90 डिग्री, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर में चारों तरफ कहीं भी, और एरिया का डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसमें भी ध्यान से देखिए, आप इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, जिधर लेना है ले लीजिए, लेकिन सब में क्या देख रहे हैं कि एरिया का डायरेक्शन ऊपर है, तो 90 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं इसका लेंथ का, कि मान लेते हैं इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है, ये देखिए लेंथ कितना है L, तो निश्चित है कि जब इसका लेंथ L है तो रड का भी लेंथ इसके अंदर कितना हो जाएगा, L ही हो जाएगा। लाइन को समझिएगा, जब ये इसका लेंथ L है, किसका, तो सिलेंडर का, तो इसके अंदर जो रड है, चार्ज रड है या वायर है, तो वायर का भी यहां से यहां तक लेंथ कितना होना चाहिए, जरा आप ध्यान से देखिए, तो यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक वायर का भी लेंथ कितना, तो जो लेंथ L ये, तो ये भी लेंथ ये, तो जब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो लेमडा बराबर होता है Q बाई L, तो यदि यहां से बाई 1 कर दे तो यहां से क्या हो जाएगा, Q बराबर लेमडा L, मतलब इतना चार्ज अंदर है, इतना चार्ज अंदर है और बाकी चार्ज बाहर है। इसको भी समझाने के लिए एक हल्का सा हम क्वेश्चन का यूज करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा।
मान लिया जाए एक सिलेंडर है, इसमें एक रड को रख दिए इस तरह से, रड का लेंथ है 2L और इसका लेंथ है L, और इस पर चार्ज है रड पर Q। तो जरा दिमाग लगाइएगा, एक अब बोलता है फ्लक्स निकालिए, तो फ्लक्स में क्या होता है, हम कौन चार्ज लेंगे, अंदर वाला कि बाहर वाला। तो निश्चित है कि हम अंदर का चार्ज लेंगे, तो ये वाला रड का पोर्शन ऊपर है बाहर, और ये भी रड का पोर्शन है बाहर, तो ये भी बाहर ये भी बाहर, मतलब हम सिर्फ कौन सा हमको चार्ज लेना है, तो ये वाला चार्ज लेना है इसके अंदर। तो टोटल पर चार्ज है कितना, Q। तो निश्चित है कि टोटल का लेंथ है 2L, तो इसका मतलब L अंदर है और L बाहर है, मतलब आधा लेंथ अंदर है और आधा लेंथ बाहर है, और चार्ज एक समान है। तो इसका मतलब आधा लेंथ बाहर है, हाफ लेंथ बाहर है और हाफ लेंथ अंदर है, तो हाफ चार्ज बाहर होगा और हाफ चार्ज अंदर होगा। इसका मतलब फ्लक्स पावर हो जाएगा Q/2 हाफ चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को समझने की कोशिश फिर से समझिएगा। मान लिया जाए कि टोटल लेंथ है 2L, टोटल लेंथ है 2L, और लीजिए ये लेंथ ले लेते हैं L और इसको लेते हैं L/2, टोटल लेंथ है L और L/2 लेंथ अंदर है। टोटल लेंथ है रेड का L, जिसमें L/2 लेंथ इसके अंदर है, चूंकि इसका लेंथ L/2 ले लिए, और L/2 लेंथ बाहर है। तो टोटल लेंथ L पर चार्ज है Q, तो L/2 लेंथ पर चार्ज हो जाएगा Q/2। तो हम नियमतः गॉस लॉ में कौन सा चार्ज लेते हैं, जो चार्ज अंदर होता है, तो अंदर चार्ज कितना है Q/2/ε0। उसी तरह से हम यहां पर बात करना चाह रहे हैं कि जब टोटल लेंथ इसका कितना है हमको पता नहीं, कि यहां से यहां तक लेंथ L है, जब यहां से यहां लेंथ L है, तो जब लेंथ L है तो चार्ज को Q मान लिया, हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं Q बराबर लेमडा L। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम तीन सरफेस में माने। एक सरफेस क्या था, ये ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर का सरफेस S1, ये नीचे का सरफेस S2, और ये कर्व वाला सरफेस S3। S3 में क्या देख रहे हैं कि S3 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही एरिया का डायरेक्शन है, हर जगह पर, हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एरिया का डायरेक्शन है, बट इसका डायरेक्शन हमेशा ऊपर है और इसका डायरेक्शन नीचे है। अब दोनों एंगल बना रहा है 90 डिग्री, वो दिखाते हैं कि 90 डिग्री पर फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो अब हम इसको निकालने का कोशिश करते हैं, इसके लिए हम लैंग्वेज लिखे, ये फिगर है, आपको फिगर इस तरह से बना देना है। अब देखिए यहां से इसी का लैंग्वेज है, कंसीडर एन इन्फिनिटली लॉन्ग एंड वेरी थिन स्ट्रेट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। देखिए चूंकि हमको लेमडा की आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए हम क्या किए, तो ले लिए लेमडा। अब ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमको एक गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस क्यों चाहिए, क्योंकि गॉसियन सरफेस में क्या होता है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, इसलिए हमको गॉसियन सरफेस चाहिए। तो ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, किस रूप में हम बनाए हैं, तो सिलेंडर के फॉर्म में, ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस कितना है r, एंड लेंथ l, लेंथ कितना है ध्यान से देख लीजिए l, अराउंड द वायर, वायर के चारों तरफ, एज सोन इन फिगर, फिगर में देख लीजिए। अब यहां से हम लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला इसके लिए हम लिख सकते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस Q बराबर लेमडा बाई लेमडा इंटू एल। अभी हम तुरंत निकाल के दिखाएं कैसे, तो लेमडा बराबर Q/L, तो मल्टीप्लाई किए तो यहां से आ गया Q बराबर कितना, लेमडा L। तो इसका मतलब लेमडा L चार्ज अंदर है, यहां से यहां देखिए, यहां से यहां तक का जो चार्ज है वो कितना है, लेमडा बाई L, और बाकी चार्ज क्या है, तो सरफेस से बाहर। तो आप जानते हैं कि गॉस लॉ में हम लोग हमेशा वो चार्ज लेते हैं जो सरफेस के अंदर होता है, सरफेस से बाहर वाला चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। तो इसलिए हम लोग यहां से देखिए, तब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या हो जाएगा, E डॉट ds
ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई इनक्लोज, आई एन मतलब इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ जगह नहीं मिलता वो साइड लिख लेते हैं। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब चर्चा किए थे आप, गॉस लॉ में देख लीजिएगा, लिख के आपको दिखाए थे, तो वहां पर फाई यहाँ लगा दिए थे, यहाँ पर दो फार्मूला दिए, चूंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसा होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर जो इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा तो इंटीग्रेशन से हम बाहर नहीं निकालेंगे। तो देखिए हर जगह पर क्या है, ई बराबर के क्यू आर स्क्वायर करके, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। इसी को हम आगे लेकर के चलते हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हट जाते हैं इसको। आप एक बार पहले जिनको भी ढंग से उतारना है आप उतार सकते हैं। कंसिडर इन्फाइटली लॉन्ग वेरी स्ट्रेट थिन। देखिए ये जो लैंग्वेज लिखते हैं ये इंटर के लिए लिखते हैं, मतलब एग्जाम में आपको इतना भाषा लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा भाषा नहीं है, सिर्फ बहुत स्मॉल लैंग्वेज है। आप इस लैंग्वेज को जब तक नहीं उतारिएगा तो डायरेक्ट कैसे गुना भागा कर दीजिए, आखिर फिजिक्स है मैथमेटिक्स तो है नहीं। अगर जो मैथमेटिक्स आता तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करते गॉस लॉ से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बट थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा लेमडा क्या है, चार्ज क्या है, आर क्या है, लेंथ क्या है, क्योंकि नहीं इतना बताइएगा तो टीचर कैसे जानेगा कि एल लेंथ क्या है। एल तो आप कुछ भी हो सकता है, आर तो यहाँ पर डिस्टेंस भी हो सकता है, रेडियस कैसे लोग जान जाएगा, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग जो भी करना होगा अपने लिखो के लिए होंगे, या तो अब ध्यान से देखिएगा। यहां से हो जाएगा और क्या, ये हो गया सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। रियल में भी तुरंत कितना निकाले, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी आप देख लीजिए पीछे मिटाए थे, यहाँ इक्वेशन कितना था, 1 था। तो इक्वेशन 1 से हम लोग देख रहे हैं कि आ गया। अब जरा देखिए ये क्लोज है, तो क्लोज कितने सरफेस से क्लोज है, जरा ध्यान से देखिए। इसको क्लोज करने के लिए ये सरफेस S1, ये सरफेस S2 नीचे का, और ये सरफेस S3। तो ये S2 में S3 में S2 जोड़े, ऊपर से S1 जोड़ दिए, तो क्या हुआ, क्लोज हो गया। तो क्लोज को दिखाते हैं हम लोग किससे, तो क्लोज को दिखाते हैं राउंड से। तो ये तो क्लोज का दिखा रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। ये हो गया 1 नंबर E डॉट DS1, प्लस ये क्या हो गया 2 नंबर सरफेस E डॉट DS2, ये हो गया 3 नंबर सरफेस। इतना लिखने दो, यहां है ही। और ये कितना E डॉट DS 3 इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर से समझिएगा, क्लोज को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब ये तीनों मिलकर के क्या हुआ, यहां नहीं देना है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये गड़बड़ हो गया। ये सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 इक्वल टू क्लोज। समझिए जो हम बोलना चाह रहे हैं इसे, ये हो गया सरफेस 1, ये सरफेस 1 का इंटीग्रेशन, ये समझाने के लिए है। ये सरफेस 2 नीचे का, तो सरफेस 2, और ये सरफेस 3, और तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, तीनों जोड़ दिए, क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो इसको समझ गए होंगे, देखिए ये क्लोज दे रहे हैं, यहाँ पर ये क्लोज दिए और यहाँ पर नहीं दिए, क्योंकि ये तीनों मिलकर तब जाके क्लोज हो गया। ये एस मतलब क्या हुआ, सरफेस। तो इसी चीज को समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अब आप लोग फिगर्स देख सकते हैं, फिगर में लिखा हुआ है ई DS1 कोस 90 डिग्री। देखिए ये S1 DS1 और ये कितना है 90 डिग्री, यहाँ लगाते हैं, वेक्टर है तो एरो। ये देखिए यहाँ 90 डिग्री है, S1 में ध्यान से देखिए 90 डिग्री है, प्लस कितना, और जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ से करते हैं
ई डी एस कोस 90 डिग्री, ई डी एस टू, डी एस वन, डी एस टू कोस 90 डिग्री। देख लीजिए 90 डिग्री है ये, डी एस टू और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 90 डिग्री। यहां से ई डी एस थ्री कोस 0 डिग्री, ये देख लीजिए यहाँ 0 डिग्री है, इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में कर लेते हैं, फ्रॉम फिगर। समझिए ये S1 इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, S1 ये है 90 डिग्री बनाया, ये S2 है ये 90 डिग्री बनाया, यहाँ देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है 0 डिग्री बनाया। अब यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं, क्लोज का आदत है बार बार लग जा रहा है, ई डी एस वन, ई डी एस वन 0 डिग्री, ई डी एस टू 0 डिग्री का 90 डिग्री का 0, और ये ई डी एस वन लेमडा बाई लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1 एंड कोस 90 डिग्री बराबर 0। अब 0 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस ई डी एस थ्री, बार बार भूल जा रहे हैं, ये 3 इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसको फिर हम हटाएंगे। पूरा कैलकुलेशन को एक बार समझ लीजिए आप किस तरह से किए हैं, ये ध्यान से देखिए। ये सरफेस 90 डिग्री है, S1 वाला 90 डिग्री है, S2 90 डिग्री है, बस S3 क्या है 0 डिग्री। अरे 90 मतलब एक लाइन में कह सकते हैं कि जब भी 90 डिग्री होता है फ्लक्स 0 हो जाता है, मतलब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा। हमको टोटल फ्लक्स निकाल के यूज करके निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज। उम्मीद करते हैं आप कैलकुलेशन देख लिए होंगे, ध्यान से हट जा रहे हैं, एक बार एक एक स्टेप को ध्यान से देख लीजिए। जो हम लिखना चाहें से डॉट प्रोडक्ट 11th क्लास में वेक्टर का यूज किए हैं, डॉट प्रोडक्ट का, वो तो आपको 11th क्लास वेक्टर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए इसी से हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अब तो क्लियर हो गया कि ई तो हर जगह सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए ई को क्या कर सकते हैं, बाहर निकालेंगे। ये बाहर निकल गया, ई बाहर निकल गया, ये बचा S3 इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, बट DS3 का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, नहीं कर्व सरफेस एरिया। इतना लिखने का आवश्यकता है नहीं, S3 तो है ही सिलेंडर का, इसलिए ये क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। देखिए इसलिए नहीं कि आर हमको पता है पहले से क्या जरूरी है, ज्यादा लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आर पता है, लेंथ पता है, और S3 भी पता है कि ये हमको ये लिए हैं कर्व का, तो उतना क्या बताना है, इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल एल क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। अगर जो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखिए क्यों बार बार आखिर दिमाग में जा रहा हो, क्यों जरूरी है ये, तो जरूरी इसलिए कि जब पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के कारण होता है E इज इनवर्सली आर स्क्वायर, डाइपोल के कारण हो जाता है आर क्यू, और लाइन चार्ज के कारण हो गया आर। तो थोड़ा टेंशन है, तीनों देखने में सेम है बट तीनों में अलग अलग है। ये किसके कारण, तो पॉइंट चार्ज, किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके कारण, तो डाइपोल के कारण, और ये किसके कारण, तो इनफाइनाइट वायर के कारण। तो ये फार्मूला को दिमाग में रखिएगा, ये फार्मूला आगे बहुत जाके जरूरत पड़ेगा हम लोग को। ये E इक्वल टू होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर,
अब इसी को देखिए जरा ध्यान से, कभी भी न्यूमेरिकल्स में यूज करना रहे तो कैसे यूज करिएगा, तो E इक्वल टू है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप इसको चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से करके लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं 2 लेमडा और ये 2 कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहां से E इक्वल टू इसका वैल्यू कितना होता है, और अगर जो ऊपर 1 ले लिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। मन करे तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है कितना, तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और नहीं तो फिर इस तरह से लिख सकते हैं E इक्वल टू के 2 लेमडा बाई आर, E इक्वल टू 2 के लेमडा बाई आर। हम तो भाई जब भी हमको न्यूमेरिकल्स का जरूरत पड़ता है तो हम इसी तरह का यूज करते हैं, इसलिए कि हमको ये आसान पड़ता है। के का वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁻9, 2 से मल्टीप्लाई की, लेमडा का वैल्यू दे दिया, आर दे दिया, आसानी से निकल गया। उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स के लिए आप इस फार्मूला का यूज करिएगा, आपको आसान पड़ जाएगा। और ये देख लीजिए आपका वहां से इंटीग्रेशन होते होते आपको समझ में आ गया होगा। तो आज अगले क्लास दोनों आसान पड़ जाएगा, आज एक ही में समय लग गया। उम्मीद कर चुकी एकदम सेम इसी तरह से इन्फिनाइट सीट के कारण है। तो अगर जो ये कंप्लीट रखिएगा तब तो आपको इन्फिनाइट सीट समझ में आएगा, क्योंकि हम इन्फिनाइट सीट बताते समय ये मान के चलेंगे कि आपका ये पढ़ा हुआ, इसलिए हम शॉर्टकट बताएंगे। तो जब आप इसको पूरा क्लियर कर लीजिएगा तो इन्फिनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मुश्किल से 15 से 20 मिनट में चलेगा। 20 मिनट में हम क्या करेंगे, तो अदर पार्ट को निकाल देंगे। तो आज इसी को ढंग से याद करके रखिएगा। आज का क्लास इतना ही।